नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विकास के सिद्धांत पर चर्चा शुरू कर दी थी और दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने पढ़े थे। पहला था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और दूसरा था मनोलैंगिक सिद्धांत। दोनों ही सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए थे और दोनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में उन सिद्धांतों में से प्रश्न आता ही रहता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। बहुत ही जाने पहचाने फेमस मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, जिनका मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा नाम है। संज्ञानात्मक विकास पर क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन जीन पियाजे के द्वारा किया गया था और इन्होंने इस सिद्धांत में संज्ञान शब्द से हमें अवगत कराया। और संज्ञान शब्द का सामान्य अर्थ होता है मानसिक विकास या मानसिक क्षमता। संज्ञान प्राणी का बाह्य ज्ञान है जिसमें वो बाह्य जगत उद्दीपक जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यह तर्क वितर्क करना, अर्थात जो मानसिक ज्ञान है वो बाह्य जगत से या उद्दीपक के माध्यम से वो ग्रहण करता है। और इस संज्ञान के अंदर जो चीज़ें आ रही है वो है तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, चिंतन करना, निर्णय करना, समस्या समाधान करना, वर्गीकरण करना, स्मरण करना आदि क्रियाएं मानसिक क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं और या संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया और संज्ञानात्मक पर बल दिया। इन्होंने संज्ञान पर, मानसिक क्षमता पर उन्होंने बल दिया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना जीन पियाजे का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर आपका कहाँ से कहाँ तक अध्ययन किया जाएगा? गर्भावस्था में से लेकर के लास्ट एंडिंग तक, वृद्धावस्था तक पूरे कालक्रम का अध्ययन किया जाता है। वो होता है विकासात्मक मनोविज्ञान। और बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक, परिपक्वावस्था किसको कहते हैं? किशोरावस्था तक का जो विकास का अध्ययन किया जाता है वो होता है बाल विकास। और विकास का जो प्रारंभ होता है, विकास डेवलपमेंट, गर्भावस्था से माना जाता है। और जो संज्ञान विकास है या मानसिक विकास है वो होता है शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो जीन पियाजे ने ये संज्ञान विकास पर जोर दिया है, जो कहाँ से शुरुआत होती है? शैशवावस्था से लेके जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो आपको ये छोटे छोटे जो बारीकियाँ उसको ध्यान रखनी है। विकास शुरू होता है गर्भावस्था से लेके वृद्धावस्था तक और बाल विकास होता है वो गर्भावस्था से लेके परिपक्वावस्था तक। और विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, लेकिन संज्ञान विकास, मानसिक विकास जो प्रारंभ होता है वो शैशवावस्था से लेके जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक मानसिक विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया। पहला अवस्था है संवेदी, पेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था। इसके अलग अलग नामों से इसे पहचाना जाता है। संवेदी सिद्धांत भी, संवेदी अवस्था भी कहते हैं, पेशीय अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। और इसका जो कालक्रम माना जाता है वो है 0 से 2 वर्ष। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत से पूरी तरह अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वह अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से संज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में शिशु अपनी परछाई के साथ में खेलता है। अर्थात 0 से 2 वर्ष में एक बच्चा जो चीज़ें करता है उसको संवेदी अवस्था के अंदर समझा जाता है कि वो कैसे अपना संज्ञान ज्ञान अर्जित करता है। तो वो कैसे करता है? ज्ञानेंद्रियों से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से।
देख करके सीखता है, सुन करके सीखता है, स्पर्श करके सुनता है, गंध के द्वारा सुनता है और छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है और उसको अंदर वस्तु स्थायित्व का अभाव बढ़ जाता है। इस अवस्था में शिशु अपनी ही परछाई के साथ खेलता रहता है। अगर इस अवस्था में बच्चे को एक बार गर्म तवे पर हाथ लग गया तो बच्चा दोबारा उस पर हाथ लगाने से डरेगा, तो वो उस चीज़ से सीख गया को ये गर्म है, ये ठंडा है। अगर आप बच्चे के सामने एक रुईदार जो चीज़ होती है जैसे खरगोश है, और खरगोश ही जैसा एक निर्जीव चीज़ लाकर रख दोगे तो वो उसे भी खरगोश समझेगा, और एक वास्तविक खरगोश है, एक निर्जीव खरगोश है, तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का अभाव है कि वो खरगोश है, सजीव है और वो निर्जीव है, लेकिन वो दोनों के मध्य में तुलना नहीं कर पाता, दोनों को एक ही समझता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष का कालक्रम माना जाता है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से खिलौनों के से अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है, और इस अवस्था में बालक अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, पूछने पर नाम बताता, घर के छोटे छोटे कार्य में मदद करना भी सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने में योग्य नहीं होता, इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है तथा बालक निर्जीव वस्तु में भी सजीव का चिंतन करने लगता है, जिससे प्रतीकात्मक सोच का विकास इसी अवस्था में होता है। शिशु के मित्र तो बनते हैं, लेकिन 1 या 2 अर्थात मित्रता घनिष्ठ व क्षणिक होती है। इसमें बच्चे का काफ़ी कुछ विकास होता है। रंगों को पहचानने लगता है, लाल, पीला, नीला, और वस्तुओं को क्रम से भी रखना शुरू करता है, कौन पहले कौन बाद में, हल्का कौन सा है, भारी कौन सा है। माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, पूछने पर नाम बताता है, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करता है। कोई छोटी सी चीज़ को इधर उधर ले जाना है तो वो मदद करेगा, लेकिन वह तर्क वितर्क करने में योग्य नहीं होता। आपकी बातों को विरोध नहीं करेगा कि आप जो बोल रहे हो उसमें सही क्या है गलत क्या है, उसकी समझ नहीं, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से इसमें वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है कि ये स्थिर वस्तु का स्थायित्व जो होता है वो भाव जागृत होता है। जैसे निर्जीव वस्तु में भी वो सजीव का चिंतन, जैसे टेबल की चोट लग गई तो उसे लगेगा मुझे किसी ने मारा है, जबकि टेबल की चोट उसकी खुद की गलती की वजह से लगी है, फिर भी वो उसे लगेगा कि उसने मुझे मारा है। प्रतीकात्मक सोच का विकास इसी अवस्था में होता है। प्रतीक जो चीज़ों को सामने दिखता है उसी के आधार पर अपनी सोच उसके अंदर विकसित हो जाती है, इसलिए इसको प्रतीकात्मक सोच का विकास भी इसी अवस्था में होता है। शिशु के मित्र तो बनते हैं, लेकिन 1 या 2 बनते हैं और उनके साथ में घनिष्ठ मित्रता होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, जब तक उनके निजी स्वार्थ के दायरे में उनका मित्र नहीं आता है, क्योंकि वो स्वार्थी प्रवृत्ति के रहते हैं। अगर उनका खिलौना कोई चोरी कर ले गया या उनका खिलौना किसी दूसरे ने ले लिया तो उसी क्षण उनके क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। नेक्स्ट है मूर्त स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त वस्तु तक ही सीमित रहता है। वहाँ अपने आमने सामने उपस्थित वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकृत करना, समानता व असमानता बनाना, सही गलत व उचित अनुचित में भेद करना आदि सीख जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य रहता है। इसमें क्रमबद्ध चिंतन, क्रमबद्ध व्यवस्थापन की योग्यता का विकास हो जाता है। उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी, उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाता है। बालक वस्तुओं को उनके रंग, आकार आदि के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हो जाता है। तो इसमें उसका काफ़ी मानसिक विकास हो जाता है, और इसके अंदर जो तर्किक क्षमता भी विकसित होती है, लेकिन वो जो सामने जो चीज़ें हैं उसी के आधार पर वो तर्क वितर्क करता है। जो चीज़ें दूर है या जो नहीं दिखाई पड़ रही है उसके आधार पर उसका तर्क वितर्क नहीं होता है, और जो चीज़ें पहली अवस्था में कम सीखी थी उसको इस अवस्था में पूर्ण रूप से वो सीख जाता है। यहाँ तक कि गिनती को उल्टे तरीके से गिनना भी शुरू कर लेता है। नेक्स्ट है चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अंतिम अवस्था है 12 के बाद का संपूर्ण कालक्रम।
इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है, इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। मूर्त जो सामने है और अमूर्त जो सामने नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करने योग्य हो जाता है, इसलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। किशोर तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, परिकल्पनात्मक चिंतन करने आदि के योग्य मानसिक क्षमता की उच्चतम लेवल जिसमें ये सब गुण आते हैं उसको वो हासिल कर लेता है। इन सभी मानसिक योग्यता का पूर्ण होना ही पूर्ण विकास हो जाता है। इन सभी मानसिक का क्षमताओं का पूर्ण विकास हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक सिद्धांत। अब बात करते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादित किया जो शिक्षा में उपयोगी है, और जीन पियाजे ने बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल किया, बालकों पर केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। जीन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, बालक को कोई अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, बालकों के सामने जो भी समस्या आती है उसको पहचानना है और उसका उपचार करना है, और उसके जो सीखने की जो चीज़ें उच्चतम स्तर पे बढ़े या तीव्र गति से बढ़े उसके लिए उसका वातावरण शिक्षक को तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीव विज्ञान में बायोलॉजी के अंदर स्कीमा जो शब्द होता है उसकी भांति बदला करके उन्होंने बुद्धि की एक नई परिभाषा या नवीन व्याख्या उन्होंने की है। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समायोजन, संतुष्टिकरण व स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो शब्द पहले नहीं थे, और उनके द्वारा ये शब्द दिए गए और इनका बहुत ही बहुतायत में प्रचलन या बहुतायत में इसका उपयोग किया जाता है। स्कीमा, यह स्कीमा जो शब्द है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, और स्कीमा के ऊपर बहुत बार प्रश्न भी आते हैं। जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक होता है तो वह उसकी मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य ना कर के एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। इन मानसिक क्रियाओं के संगठन को जीव विज्ञान में स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का अर्थ क्या है कि आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई ऐसी, तो आपकी सारी मानसिक क्षमता, आपने जितना भी अनुभव अर्जित किया है और जितना बुद्धि लब्धि आपके अंदर है, उन सब का एक संगठन बनकर के उस सिचुएशन से निपटने के लिए एकत्र हो जाती हैं, उसको कहते हैं स्कीमा, है ना। और इस स्कीमा के ऊपर स्कीमा नामक शब्द कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रयोग में लाया गया था, तो आपको उत्तर देना है जीन पियाजे, जो सामान्यतः परीक्षा में प्रश्न आता है स्कीमा के ऊपर। नेक्स्ट सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे वो है चौथा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, जिसे वाइगोत्स्की ने दिया था। तो इनके प्रवर्तकों के नाम पर आप ज़्यादा फोकस करिए कि इनके किसने या किस मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों व भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि हमारे समीप कुशल और विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है, इसलिए इस सिद्धांत को समीपस्थ विकास क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की ने माना था कि संज्ञानात्मक विकास है वो हमारे समीपस्थ एरिया से और हमारे समीपस्थ कुशल और विद्वान व्यक्तियों के साथ में अंतःक्रिया के कारण होता है, इसलिए उन्होंने यह सिद्धांत को समीपस्थ विकास क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, और इसे दिया था एरिक्सन ने। एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी माना जाता है क्योंकि एरिक्सन सिगमंड फ्रायड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात पर सहमत नहीं थे। सिगमंड फ्रायड का मानना है कि बालक के विकास पर उसकी काम शक्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जबकि एरिक्सन का मानना है कि बालक के विकास पर सामाजिक अनुभूतियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर उन्होंने विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को 8 अवस्था में विभक्त किया। तो यह काफ़ी हद तक तो सिगमंड फ्रायड से सहमत थे, लेकिन एक दो जगहों पे वो उनसे असहमत थे,
और उनका जो असहमति का जो कारण था वो था कि बालक के विकास में संपूर्ण काम शक्ति का योगदान नहीं होता जो फ्रायड मानता था, लेकिन एरिक्सन ने उसका विरोध किया था। और एरिक्सन का मानना था कि पूर्ण विकास में जो सर्वाधिक प्रभाव रहता है वो सामाजिक अनुभूतियों का रहता है। इस आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और अपने सिद्धांत में उन्होंने 8 अलग अलग अवस्थाओं के माध्यम से समझाया। पहली अवस्था उन्होंने बांधी है 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जिसे उन्होंने नाम दिया है विश्वास अविश्वास की अवस्था। अर्थात इस अवस्था में बालक विश्वास भी करता है और अविश्वास भी होता है। अपने माता पिता को पहचान लेता है तो उसको विश्वास हो जाता है, दूसरे के पास जाता है तो उसको अविश्वास हो जाता है। विश्वास अविश्वास की अवस्था। दूसरा है 3 से 4 वर्ष, स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। बच्चा आराम से घूम रहा है, स्वतंत्र है, लेकिन उसे कभी कभी संदेह भी हो जाता है, तो वो वापस अपने परिवार माता पिता के पास में लौट करके आ जाता है, कोई मुझे डांट देगा। तो स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था भी इस 3 से 4 वर्ष को माना गया। तीसरा है 5 से 6 वर्ष, आत्मबल अपराध भाव की भावना। वो बहुत सारे काम करता है तो उसका आत्मबल भी मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी वो अपराध भी कर बैठता है। कभी कोई टीवी तोड़ देता है, कभी कोई कांच तोड़ देता है, तो उस समय अपराध भाव भी आ जाता है। चौथा है 7 से 12 वर्ष, परिश्रमहीनता की अवस्था। 7 से 12 वर्ष में बाल्यावस्था में बच्चा माता पिता को कि बहुत सारे कार्यों में मदद करता है, परिश्रम बहुत करता है, लेकिन जब कभी उसके ऊपर कोई गलती हो जाती है और उसको मार दिया जाता है तो उसके अंदर हीन भावना भी आ जाती है, इसलिए इसे परिश्रमहीनता की अवस्था भी कहते हैं। पाँचवा 13 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था है, आधी तूफान की अवस्था है, पहचान बनाने की अवस्था है और अपनी भूमिका अदा करने के लिए और द्वंद्व की अवस्था भी मानी जाती है। अपनी पहचान भी बना सकता है और भूमिका भी अदा करने, और इसलिए द्वंद्व की अवस्था भी। 19 से 35 वर्ष, 19 से 35 वर्ष, इसमें ज़्यादातर व्यक्तियों की या उनकी शादियाँ वादियाँ होती हैं, तो घनिष्ठता यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और घनिष्ठता होने के साथ साथ अलगाव भी हो जाए। जब बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ जाती है तो दूरियाँ भी बन जाती है, तलाक वलाक भी हो जाते हैं, तो शादी भी होता है और तलाक भी होता है। तो घनिष्ठता अलगाव की अवस्था 19 से 35 वर्ष। 36 से 55 वर्ष, उत्पादकता अनिष्क्रमणता की अवस्था। यह कमाने का वर्ष काल माना जाता है, तो यहाँ पर तो आदमी बहुत कमाएगा या फिर कुछ नहीं करेगा। उत्पादकता भी हो सकती है या फिर अनिष्क्रमणता की अवस्था भी हो सकती है। और 55 के बाद में का जो आयु काल या अवस्था है वो ईमानदारी या निराशा की अवस्था। जो सही मार्ग पे चले हैं वो ईमानदारी का पाठ लोगों को पढ़ाएंगे, और जो सही मार्ग पे नहीं चल रहे हैं वो निराशा का पाठ पढ़ाएंगे। तो जिन्होंने अच्छा काम किया वो ईमानदारी के साथ खुश रहेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो निराश रहेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना अनिवार्य है। इस आधार पर कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत की 6 अवस्था बताई है। इन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है। तो नैतिक विकास में लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क व चिंतन का विश्लेषण करने के लिए अपने सिद्धांत में 6 अवस्थाएं बताई है, और 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांट करके समझाया। पहला स्तर उन्होंने माना है प्री कन्वेंशनल स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर। इसके अलग अलग नाम हैं, किसी भी एक नाम से पूछा जाता है। मनोविज्ञान के अंदर ये नामों वाला जो चीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है और आपको सारे नामों पर ध्यान रखना पड़ता है। 4 से 10 वर्ष, इस स्तर का जो आयु काल है वो 4 से 10 वर्ष। जब बालक की तर्क व चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है तो इसे प्री कन्वेंशनल स्तर का माना जाता है। इसमें बालक बाहरी घटना के आधार पर किसी को अच्छा या बुरा, सही व गलत, उचित व अनुचित ठहराता है। इस स्तर की 2 अवस्था है। तो इसमें फर्स्ट जो 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था है उसमें वो किसके आधार पर फैसला लेता है? बाहरी घटना के आधार पर। जो सामने जो दिख गया कि सामने वाला किस तरह से व्यवहार करता है, आपको चॉकलेट देता है अच्छा है, नहीं देता है बुरा है, तो इस आधार पे जो उसकी सोच डेवलप होती है वो इस स्तर की मानी जाती है, प्री कन्वेंशनल स्तर की मानी जाती है। और उसी के उस आधार पे बाहरी घटना के आधार पे वो अच्छा या बुरा तय करता है। और इस स्तर की 2 अवस्थाएं हैं, आज्ञा व दंड की अवस्था। या तो आज्ञा का पालन करेगा और गलत हुआ तो दंड।
अहंकार की अवस्था, अहंकार के बदले क्या होगा, अदला बदली की भावना होगी। अपनी चीज़ उसको दे देगा और उसकी चीज़ अब खुद रख लेगा। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्तर, परंपरागत स्तर, रूढ़िगत स्तर, जो इसको 10 से 13 वर्ष का माना गया। जब बालक की तर्क व चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो इसे कन्वेंशनल स्तर का माना जाता है। इसकी दो प्रावस्थाएं हैं। जब 10 से 13 वर्ष में आ जाता है तो बच्चे का जो स्तर को, जो सोच क्षमता है, उसको इस स्तर के अंतर्गत गिना गया है। और इसकी दो प्रावस्था है। पहला जो अवस्था है वो प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, और दूसरा है सामाजिक अवस्था के प्रति सम। 10 से 13 वर्ष में बच्चा अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है और लड़की भी अपने आप को अच्छा बनाने की प्रयास में लगी रहती है, और वो प्रशंसा अर्जित करने में उसका मन मस्तिष्क रहता है। और दूसरा, वो सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसका बहुत ज़्यादा सम्मान रहता है। मेरा समाज में अच्छा नाम होना चाहिए, समाज बहुत अच्छे हितों के लिए काम करता है, और वो जब भी घर पे आते हैं तो अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। लड़का होता है तो भी अच्छे से व्यवहार करती है, लड़की होती है तो भी अच्छे से व्यवहार करती है, ताकि लोग उनको, समाज उनको स्वीकारे और उनको अच्छे से उनके प्रति अच्छी भावना रखे। इस स्तर की जो सोच है वो इस कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत आती है। 10 से 13 वर्ष के आयु काल में इस प्रकार की सोच बालकों में रहती है। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, पश्च परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। 13 के बाद का जो काल है इसको लॉरेंस कोलबर्ग ने पोस्ट कन्वेंशनल स्तर में माना है, जब बालक की तर्क व चिंतन का आधार विवेक हो जाता है। इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्तर का माना जाता है। इसकी दो अवस्था है, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था मतलब समाज में वो बहुत सारी चीज़ों को समझने लगता है, सही गलत सब चीज़ों को वो जानने लगता है। कुछ चीज़ें समाज में सही है, कुछ चीज़ें समाज में सही नहीं है, तो वो सामाजिक के साथ में समझौता कर लेता है। जहाँ पे उसे सही देखना चाहिए वहाँ पे वो सही लगेगा, वहाँ पे वो जिस चीज़ को उसको नेगलेक्ट करना वहाँ पे वो नेगलेक्ट करेगा। तो अपने विवेक की अवस्था भी माना जाता है, क्योंकि उसके इस समय उसके अंदर तर्क क्षमता विकसित हो जाती है। केवल समाज के प्रति अच्छा दिखने के लिए ही वो नहीं करता, अपना स्वार्थ भी देखता है, समाज का हित भी देखता है। दोनों चीज़ों से को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करता है, इसलिए इसे सामाजिक समझौते की अवस्था भी कहते हैं, विवेक की अवस्था भी कहते हैं। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत। 4 अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए था। पहला था पावलोव के अनुसार, भाषा का विकास अनुबंधन के द्वारा होता है। बालक शब्दों एवं उनके अर्थों के बीच संबंध स्थापित करता है, इसी को अनुबंधन कहते हैं। पावलोव ने कहा था कि अनुबंधन के द्वारा सीखता है। आप उसको बताओगे तो वो सीखेगा। आप इसको भोजन करने का, इसको भोजन करना कहते हैं तो वो उससे भोजन करना सीखेगा। इसको पानी पीना कहते हैं तो इसको पानी पीना सीखेगा। इसको नीचे रखना कहते हैं तो उन चीज़ों के साथ में अनुबंधन करते हुए सीख लेगा। सेकंड है स्किनर के अनुसार, स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भाषा विकास के संदर्भ में अपना मत दिया है कि बालक में भाषा का विकास अनुकरण एवं पुनर्बलन के द्वारा होता है। दूसरों व्यक्तियों के द्वारा बोले गए शब्दों का अनुकरण करता है तथा अनुकरण करने पर उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इस प्रकार बालक भाषा सीख जाता है। जो दूसरा कोई बोल रहा है डैडी बोल रहा है, अंकल बोल रहा है, तो उनको वो सुनता है और उसको वापिस से दोहराता है। इस प्रकार वह अपनी भाषा सीखता है। तो अनुकरण करता है और पुनर्बलन देता है। तो ये मत था स्किनर का, अनुकरण और पुनर्बलन। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। बालक समाज में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बोली गई भाषा का अनुकरण करता है। वह अनुकरण के माध्यम से शब्दावली, भाषा शैली की कला सीख जाते हैं। और अल्बर्ट बंडूरा अभ्यास व पुनर्बलन को भाषा विकास में आवश्यक नहीं मानते। तो हम जब अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो लोगों का बोलने का तौर तरीका अलग रहता है, वो उनके वहाँ के लोगों के संपर्क क्षेत्र के अनुसार उनका रहता है। और जो अल्बर्ट बंडूरा के मत के अनुसार सही है कि वो जिस एरिया में रहने वहाँ की बोली भाषा उसका प्रभाव उन पर रहता है और वो उस चीज़ों को सीख जाते हैं, और इसके लिए पुनर्बलन की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार, इनके अनुसार माना जाता है कि भाषा अर्जित करने की जो शक्ति है वो जन्मजात बच्चे में पाई जाती है। इसे भाषा अर्जन तंत्र भी कहते हैं। और बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी ग्रामर को आसानी से सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये इनका कहना था कि जन्मजात पहले से ही उसके अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाती है और बच्चा जिस भी क्षेत्र में रहेगा वहाँ की भाषा स्वतः सीख जाएगा। अगर आप अमेरिका में रखोगे तो इंग्लिश सीख जाएगा, तमिल में रखोगे तो तमिल सीख जाएगा, मलयालम रखोगे तो मलयालम सीख जाएगा। जिस एरिया में रखोगे वो स्वतः ही उस चीज़ को सीख जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो बचे हुए विकास के सिद्धांत थे उनको हमने पढ़ा,
और इस वीडियो लेक्चर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। छोटे छोटे पॉइंटों पे हमको ध्यान रखना है और कभी हताश भी नहीं होना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर बहुत बार विद्यार्थी हताश हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते सब कुछ है और अपना कॉन्फिडेंस बना करके परीक्षा में जाते हैं, फिर भी कभी कभी एक दो प्रश्न जो उनको बहुत ही नहीं आते हैं तो उनके अंदर निराशा जागृत हो जाती है कि मनोविज्ञान को कितना ही पढ़ लो, प्रश्न अपन को नहीं आने वाला। इस प्रकार की सोच के साथ में मनोविज्ञान को नहीं पढ़ना है। एक या दो प्रश्न के पीछे अपना संपूर्ण दिमाग नहीं लगाना है कि वो मेरे को 100% आ ही जाना चाहिए या फिर ये प्रश्न मेरे को क्यों नहीं आया। आप सोचो कि आपने दो प्रश्नों के अलावा 98 प्रश्न आपने सफलतापूर्वक कर लिए, तो यही चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं। केवल दो प्रश्न मायने नहीं रखते हैं। और अगर इस पॉजिटिव सोच के साथ आप पढ़ोगे तो आपको मनोविज्ञान में रुचिकर भी लगेगा और वो दो प्रश्नों के उत्तर भी आपको यदा कदा कहीं न कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यहाँ वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनकी मदद करें। धन्यवाद।